It's never too late to follow your dreams, and there's no time like present to start. Hey guys, welcome back to my channel. I am Suchitra Verma, and this is my channel, The Nursing Mantra. So guys, पिछले काफी टाइम से मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं ला पा रही थी, बट आज मैं आपके साथ नॉर्सेट के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ. सो इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखें. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं इस वीडियो में किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाली हूं. लेट्स सी. सबसे पहले मैं आपको नॉर्सेट के बारे में बताऊंगी. द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, ट्रिक्स एंड टिप्स टू सॉल्व द एमसीक्यूज, स्टडी प्लान एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज important topics which are to be asked in the exam. So let's start. पहले बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की. गाइज, आप लोगों में से मोस्टली लोग जानते होंगे कि नॉर्सेट के लिए बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग होना जरूरी है, एंड दैट टू फ्रॉम आईएनसी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी. आप जिस भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप अपनी डिग्री परस्यू कर रहे हैं, वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए बाय आईएनसी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल. या फिर अगर आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग परस्यू कर रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूट भी आईएनसी या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए. एंड सेकेंडली, यू शुड बी रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल. एंड आपकी एज लिमिट रहेगी 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स. नेक्स्ट बात करते हैं. अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं, अगर आपने जीएनएम किया है, इन दैट केस जीएनएम शुड बी डन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट. सेकेंडली, यू शुड बी रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ. आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल. 50 बेडेड से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 50 बेडेड इज द रिक्वायरमेंट. एंड एज लिमिट इज सेम, 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की. गाइस, जो हमारा एग्जाम पैटर्न है, इसमें हमारी ड्यूरेशन रहती है एग्जाम की 3 आवर्स, एंड 200 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं ड्यूरिंग दोस 3 आवर्स विद 4 ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस. हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे. अब ये 200 क्वेश्चंस जो हैं, ये इस तरीके से डिवाइडेड होते हैं कि 180 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड रहते हैं, एंड बाकी के बचे हुए 20 क्वेश्चंस जो हैं वो जीके और एप्टीट्यूड से आते हैं. एंड एग्जाम में आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है. एंड दूसरी बात, जो एग्जाम की कट ऑफ है, जो पासिंग रेट है या पासिंग मार्क्स है, वो जनरल के लिए 50%, ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% एंड एससी एसटी के लिए 40% है. एंड नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व द एमसीक्यूज. गाइस, इन बातों पे जरूर ध्यान दें, ये आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगी. आई होप आप ध्यान से सुनेंगे एंड ध्यान से पढ़ेंगे भी. इसीलिए मैंने ये वीडियो इस पैटर्न में बनाया है आपके लिए कि अगर कोई भी चीज मिस हो जाती है तो आप दोबारा इस वीडियो पे जाके उसको अच्छे से देख सकें. सो लेट्स स्टार्ट. रीड एवरी क्वेश्चन ट्वाइस बिफोर यू जंप टू एन आंसर. गाइज, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है. कई बार क्या होता है कि हम प्रेशर में होते हैं कि अरे हमें 200 क्वेश्चंस करने हैं और 3 ही घंटे हैं हमारे पास, तो हम जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं. एंड हर बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई वर्ड, कोई ना कोई फ्रेज हम मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग उस क्वेश्चन को किसी और तरीके से प्रोसेस कर लेता है और हम गलत आंसर मार्क करके आ जाते हैं. ऐसी गलती ना करें. हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़े एंड उसके बाद अपना आंसर टिक करें. आप क्वेश्चन को पढ़ने में ज्यादा टाइम कंज्यूम करें. पहली बात तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट दें हर क्वेश्चन को, क्योंकि जो एग्जाम पैटर्न है उस हिसाब से आपके पास हर क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट है. तो कोशिश करें कि 1 मिनट में आप एक क्वेश्चन सॉल्व करें, एंड उस 1 मिनट में भी आप 40 सेकेंड्स के लिए क्वेश्चंस को पढ़ें एंड देन 20 सेकेंड में उसका आंसर करने की कोशिश करें. दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, either you know the question or you can enroute the answer or simply you don't know the answer. या तो आपको क्वेश्चन पता है, या तो आपने वो टॉपिक कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है,
या फिर आप उस तक पहुंच सकते हैं एलिमिनेटिव मेथड यूज करके या और मेथड्स यूज करके। जैसे कि कोई क्वेश्चन आया, उसमें आपको समझ आ रहा है कि ये जो दो ऑप्शन है ये तो नहीं होंगे, बाकी के दो ऑप्शन में से एक हो सकता है। सो दैट इज एनरूटिंग द आंसर। या फिर आपको सिंपली उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, इन दैट केस गाइस मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको आंसर नहीं आता है तो उसका आंसर मत लगाइए, तुक्का मत मारिए। अगर आप तुक्का मारेंगे तो 90% चांसेस है कि वो क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे। डू नॉट गेस द आंसर। जो बात मैंने अभी अभी बोली सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, डू नॉट गेस द आंसर, मोस्ट चांसेस आर यू विल मार्क इट रॉन्ग। Do not give more than 1 minute to every question. As I said कि आपके पास 200 questions हैं and 3 hours है, तो आपका एग्जाम पैटर्न उसी हिसाब से बनाया गया है कि आप हर क्वेश्चन को 1 ही मिनट दे सकते हैं। Utilize more time to read the question and less time to answer. Like I said, 40 seconds to read the question and 20 seconds to answer. And use eliminative method. जिन क्वेश्चंस तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनके आंसर्स तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां पर एलिमिनेटिव मेथड को यूज करने की कोशिश कीजिए। एलिमिनेटिव मेथड आप में से बहुत से लोग जानते होंगे क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन हमने पढ़ा एंड उससे फिर आंसर्स को रिलेट करने की कोशिश की, उसमें फिर समझ आता है कि ये वाले ऑप्शंस जो हैं ये कहीं से भी इस क्वेश्चन के साथ रिलेटेड नहीं लग रहे हैं एंड बाकी के जो दो ऑप्शंस हैं वो रिलेटेड लग रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट दो ऑप्शन या एक ऑप्शन हो सकता है आंसर रिलेटेड हो उससे, तो उस हिसाब से आप एलिमिनेटिव मेथड यूज करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू डेवलप अ स्टडी प्लान। मैंने ये जो नोट बनाया है ये सबको ध्यान में रखते हुए बनाया है, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। सो थोड़ा ध्यान दे इधर। इफ यू आर अटेंडिंग एनी कोचिंग और ऑनलाइन क्लास, तो आप अपने नोट्स को पढ़िए और जो नोट्स आप पढ़ रहे हैं साथ के साथ उनके एमसीक्यू सॉल्व करते जाइए। जो भी टॉपिक आपके कोचिंग में कवर करा रहे हैं या फिर आप खुद से कोई भी टॉपिक कवर कर रहे हैं, अपने नोट्स पढ़ रहे हैं कोचिंग के, तो उनके एमसीक्यूज कोशिश कीजिए कि सेम डे आप उनके एमसीक्यूज खत्म करके रख दें। इफ नो कोचिंग देन रेफर टू सॉन्डर्स फॉर मेकिंग नोट्स। अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो सॉन्डर्स लीजिए एंड उसमें से नोट्स प्रिपेयर करिए एंड सॉल्व द एमसीक्यूज। फिर शुरुआत में एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए पी आर यादव, टारगेट हाई, प्रीति अग्रवाल ऐसी बुक से। एंड जब आप इन बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि आप सॉन्डर्स की तरफ जाएं। आपको अपना लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, धीरे धीरे आपको अपना लेवल इंक्रीज करना है। अगर आप एकदम से सॉन्डर्स उठा के बैठ जाएंगे तो आप ऐसे मोस्टली लोग ऐसे हैं, आपकी ही बात नहीं मैं अपनी भी बात करूं तो मेरे साथ भी सेम ही हुआ था। अगर मैं डायरेक्टली सॉन्डर्स उठाने लग जाती अपनी प्रिपरेशन के टाइम में तो मैं नहीं सॉल्व कर पाती एंड इससे मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो ब्रेक होता। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चलें अपनी प्रिपरेशन में, इजी टू हार्ड जाने की कोशिश करें। तो पहले पी आर यादव, टारगेट हाई, प्रीति अग्रवाल ऐसी बुक्स को सॉल्व कर लें, उसके बाद सॉन्डर्स की तरफ जाएं। हाँ, लेकिन अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो सॉन्डर्स को इग्नोर ना करें, क्योंकि नॉर्सेट के पैटर्न के अकॉर्डिंग सॉन्डर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। एंड देन स्टडी मिनिमम फॉर 3 to 4 आवर्स। ये मैं अभी आपको एग्जाम से 1 महीना पहले का नहीं बोल रही हूँ, ये मैं आपको बोल रही हूँ अगर आपने 3-4 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया या 6 मंथ्स पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया तो उस हिसाब से स्टडी मिनिमम फॉर 3 to 4 आवर्स या फिर 5 to 6 आवर्स, जो भी आपके लिए सूटेबल हो। कुछ लोग 5-6 घंटे तक नहीं पढ़ पाते हैं शुरुआत में, जितना भी आपको बस शुरुआत करने की जरूरत है। धीरे धीरे आदत डेवलप कीजिए कि आप 3 से 4 घंटे, फिर उसको 4 से 5 घंटे, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली अपना टाइम इंक्रीज कीजिए, स्टडी टाइम। देन नेक्स्ट, सॉल्व एमसीक्यूज टॉपिक वाइज। गाइस मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि सबसे पहले जब आप एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज कीजिए।
ये जो मैंने लिखी है बुक्स, ये उसी अकॉर्डिंग लिखी हैं। आप ये जब जाएंगे इन बुक्स को उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि पीआर यादव में टॉपिक वाइज दिया होते हैं सारे क्वेश्चंस। आपने किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी यूनिट में कोई टॉपिक पढ़ा, उसके क्वेश्चंस वहां पर स्पेसिफिकली आपको दिए रहेंगे एंड आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप साथ के साथ जो टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हैं उसके मतलब ये एमसीक्यूज आप सॉल्व करके वहां से हटा दीजिए। अब काम खत्म कीजिए अपना। ऑन कंप्लीटिंग द यूनिट, जब आप पूरा यूनिट पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप टारगेट हाई से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि टारगेट हाई में यूनिट वाइज क्वेश्चंस दिए होते हैं, यूनिट वाइज दिए होते हैं प्लस सीक्वेंस वाइज भी होता है। लेकिन जब हम प्रीति अग्रवाल की बात करते हैं तो प्रीति अग्रवाल में कोई सीक्वेंस नहीं होता, उसमें कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी दिया होता है। मतलब कोई टॉपिक किसी यूनिट के अगर एंड में भी आ रहा होता है तो वो प्रीति अग्रवाल में जम्बल्ड होते हैं क्वेश्चन सारे। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले प्रीति अग्रवाल ना करें, पहले पीआर यादव, टारगेट हाई, इन बुक्स को सॉल्व कर ले एंड उसके बाद प्रीति अग्रवाल की तरफ जाएं। एंड कवर दी हाई यील्ड टॉपिक्स, कोशिश करें कि हाई यील्ड टॉपिक्स को आप कवर करें। डू नॉट इग्नोर माइनर सब्जेक्ट्स, माइनर सब्जेक्ट्स को इग्नोर ना करें। माइनर सब्जेक्ट्स में हमारा माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, देन नर्सिंग रिसर्च, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। एंड इनमें से एक दो क्वेश्चंस जब आता है एग्जाम में तो ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब वो एक दो क्वेश्चन की वजह से हमारा पूरा मार्क्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो इन माइनर सब्जेक्ट्स को इग्नोर ना करें। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि रेट्रोग्रेड मेथड यूज कर सकते हैं अगर आपके पास कम टाइम बचा हुआ है। रेट्रोग्रेड मेथड क्या होता है गाइस, कि आप पहले उस टॉपिक के या फिर उस सब्जेक्ट के एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। कोई भी बुक ले लीजिए, आप पीआर यादव ले लीजिए, टारगेट हाई ले लीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि उन यूनिट में से किस चीज पे, किस टॉपिक पे फोकस किया जा रहा है। एंड देन उन टॉपिक्स को आप जाके पढ़िए, पहले उनके एमसीक्यूज देखिए, इससे आपको हाई टॉपिक्स का पता चल जाएगा एंड देन गो फॉर दी टॉपिक्स। तो इस तरीके से आप माइनर सब्जेक्ट्स को जल्दी कवर कर पाएंगे अगर आपके पास कम टाइम बचा हुआ है तो। नाउ अब हम बात करते हैं हाई यील्ड टॉपिक्स की। गाइस ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वीडियो का, सो प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल साइंस, देन एसिड बेस बैलेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, टीपीएन एंड आईवी थेरेपी। इससे एक ना इन टॉपिक से क्वेश्चंस जरूर आएंगे। टीपीएन आईवी थेरेपी से आपको ये इमेज बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है फ्लूइड पे बेस्ड। देन डोज कैलकुलेशन के दो क्वेश्चंस आते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट यूनिट एंड बेड पोजिशंस के इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। शॉक, जीसीएस, एलिमिनेशन में एनिमा जैसे हो गया, इस पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। लंबर पंक्चर, इसका आजकल तो वीडियोस भी आ रही हैं एग्जाम में। थोरासिंथेसिस, पैरासिंथेसिस, सूचर्स, किसी भी सूचर की इमेज दे देते हैं एंड उसके बारे में फिर पूछा जाता है। ट्यूब्स हो गई हमारी, एनजी ट्यूब, ईटी ट्यूब, ट्रिक्योस्टमी, इंट्राकैथ, इमरजेंसी ट्रायड, सेप्सिस, इन्फेक्शन, स्टेरिलाइजेशन। ये सारे जो टॉपिक्स है गाइस, ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो एग्जाम में इनको जरूर कवर करके जाएं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं दूसरे हाई टॉपिक्स पे, जो कि हमारा है ऑब्स्टेटिक्स। सो गाइस ऑब्स्टेटिक्स में ईडीडी यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जीटीपीएल स्कोरिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कीगल एक्सरसाइज, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज में प्लेसेंटा प्रीविया एंड अब्रप्शियो, फीटल स्कल, फीटस इन यूट्रो, लेबर, लोकिया एंड पुर्पुरियम, एपीएच, पीपीएच, पॉलीहाइड्रोमनियोज, एचमोल, अबॉर्शन, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। ये जो है हमारे ऑब्स्टेटिक्स के हाई टॉपिक्स हैं, यानी कि यहाँ से क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट है हमारा पीडियाट्रिक्स। सो पीडियाट्रिक्स एंड कम्युनिटी, सो देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, रिफ्लेक्सेस से क्वेश्चन आते हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से क्वेश्चन आता है, जॉन्डिस, जीआई डिसऑर्डर्स,
chromosomal disorders, Apgar scoring, hemolytic disorders, kangaroo mother care, IMNCI, then newborn assessment, pyloric stenosis, protein energy malnutrition. ये सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं ये पीडियाट्रिक्स के हाई टॉपिक्स हैं. देन कमिंग टू कम्युनिटी, वैक्सीनेशन, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, कमिटी, जो हमारी कमिटीज होती हैं, भोर कमेटी, चड्डा कमेटी, इस पे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है. देन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीजेस में हमारा पूछा जाता है जो भी इंक्यूबेशन पीरियड है और कम्युनिकेशन का ये क्या है, सोर्स क्या है, ये सब जो है पॉजिटिव एजेंट, ये सब आता है कम्युनिकेबल डिजीजेस में. देन डे ऑफ पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंस, डे ऑफ पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंस आप जानते ही होंगे, जैसे कि हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे है एंड नर्सेस डे है, ये सब चीजें जो हैं डे ऑफ पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंस में आती हैं, तो ये सब भी एग्जाम में पूछा जाता है. देन फॉर्मुलेशन ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, BMW मैनेजमेंट एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स. सो गाइस ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये कम्युनिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. नाउ कमिंग टू मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग. मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हमारा टीबी, डॉट्स, MI, हार्ट फेलियर, ECG, HIV, हेपेटाइटिस A, B, C, डायबिटीज, अपेंडिसाइटिस, GB सिंड्रोम, रीनल फेलियर, COPD, ICP, GERD, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, पैनक्रियाटाइटिस, थायराइडिज्म, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हमारे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो के बीच में, सो दैट आपको बाद में देखने में आसानी होगी. एंड नेक्स्ट हमारे हाई टॉपिक्स है साइकेट्री नर्सिंग के. तो साइकेट्री नर्सिंग में डिफेंस मैकेनिज्म पे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है. देन स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, ECT, सब्सटेंस अब्यूज एंड एडिक्शन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, फोबियाज, बाइपोलर डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर्स. एंड फार्मा में हमारा लिथियम, डाइजॉक्सिन, हेपारिन, वाफरिन, एंटीडोट्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. सो गाइस मैंने आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करी हैं अपने वीडियो में. पहली बात तो मैंने आप लोगों को बताया कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होता है, कितने ड्यूरेशन का हमारा एग्ज़ाम रहता है. देन आपको किस तरीके से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना चाहिए, हाउ टू सॉल्व द MCQs. देन हमने बात की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर एंड हाउ टू डेवलप योर स्टडी प्लान एंड दी हाई टॉपिक्स. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो. थैंक यू.